जुलाई 2026 की शुरुआत में यूक्रेनी ड्रोन ने कब्जे वाले क्रीमिया में साकी एयर बेस पर 7 में से 6 मजबूत विमान आश्रयों का पता लगाया। उन्होंने उनमें से 4 के दरवाजे उड़ा दिए। इसी बेस पर कुछ ही दिन पहले एक बार हमला हो चुका था। रूस ने हमले रोकने के लिए कंक्रीट आश्रयों से उस एयरफील्ड को मजबूत करने में काफी पैसा लगाया था। एक हफ्ते में यूक्रेन ने ये प्रयोग 2 बार किया और दोनों बार सफल रहा। हर मीडिया आउटलेट ने इस कहानी को दिखाया। आज हम तर्क देना चाहते हैं कि हैंगर में आग रूसी वायु शक्ति से जुड़ी सबसे कम दिलचस्प बात है। गिरते हुए शेल्टर के दरवाजों की फुटेज के पीछे एक और मुहिम चल रही है जिसे लगभग कोई कवरेज नहीं मिलती। यह निर्यात रजिस्टरों, प्रतिबंध सूचियों और कॉरपोरेट कमाई के बयानों में लड़ी जा रही है। वह दूसरी मुहिम शायद किसी भी हमले से ज्यादा मायने रख सकती है। यूक्रेन सिर्फ क्रीमिया में टैक्सीवे पर रूसी जेट्स को एक एक करके नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि रूस के लिए अगला जेट बनाना भी और मुश्किल कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। साकी, जिसे सही मायनों में नोहो फेदोरिवका एयरबेस कहा जाता है, 2014 में क्रीमिया के विलय के बाद से रूसी नौसेना की 43वीं स्वतंत्र नौसैनिक हमला विमानन रेजिमेंट यहाँ तैनात रही है। Su-30SM और Su-30M बहुभूमिका लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं जिन्हें नौसैनिक स्ट्राइक मिशनों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल दक्षिणी यूक्रेन के खिलाफ ग्लाइड बम हमलों के लिए भी लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध के अधिकांश समय में ये एक अपेक्षाकृत सुरक्षित रियर बेस के रूप में काम करता रहा है। यह मोर्चे से इतनी दूर था कि रूस ने इसे विमानों को खड़ा करने, उनकी सर्विसिंग करने और फिर से हथियारों से लैस करने के लिए सुरक्षित जगह माना। लेकिन जुलाई 2026 में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने बेस के हैंगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमले किए और 5 पुष्ट प्रहारों की रिपोर्ट दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लक्षित किए गए 2 हैंगरों के अंदर Su-30 और Su-30SM लड़ाकू विमान रखे गए थे और जहां उन विमानों में से एक रखा गया था वहां आग लग गई थी। SBU के अनुसार इन विमानों में से प्रत्येक की कीमत कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार 30 से 50 मिलियन डॉलर थी। 2 दिन बाद SBU ने फिर हमला किया। इस बार दावा किया गया कि बेस पर 7 हैंगरों पर हमला किया गया, जिनमें से कई के अंदर Su-30SM, Su-30 और Su-24 विमान रखे हुए थे। SBU ने दावा किया कि कम से कम 7 विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। सक्की के अलावा यूक्रेन ने गार्दिस्कोए एयरबेस पर भी हमला किया, जो लगभग 30 किलोमीटर अंदर है। 2 और हैंगरों पर हमला हुआ जहां शाहिद ड्रोन और विमानन उपकरण थे। इन हमलों को पिछले वर्षों में कवर किए गए अधिकांश एयरफील्ड हमलों से अलग क्या बनाता है, वह यह है कि हमें यह जानने के लिए केवल यूक्रेनी सरकार के दावों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि क्या हुआ। वैनटॉर की सैटेलाइट इमेजरी, एक व्यावसायिक सैटेलाइट कंपनी ने स्वतंत्र रूप से नुकसान की पुष्टि की। 7 में से 6 मजबूत विमान आश्रयों को नुकसान हुआ, जिनमें से 4 के ब्लास्ट डोर टैक्सीवे पर पड़े थे। आश्रय जो प्रबलित कंक्रीट के बने थे अब भी खड़े हैं। मजबूत विमान आश्रय ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि पास के विस्फोट को झेल सके और अंदर रखा विमान उड़ान भरने लायक बना रहे। साकी की इमेजरी एक ऐसी संरचना को दिखाती है जिसका आकार तो बना रहा, लेकिन अंदर की जरूरी चीजें और दरवाजा जो उसे सील करने के लिए था नहीं बच सके। इसका मतलब है कि यूक्रेन के ड्रोन खतरे के जवाब में रूस की तैयारी, जो सिर्फ डाला गया कंक्रीट थी, 1 साल से भी कम में ही परखी जा रही है। यह वैसे काम नहीं कर रहा जैसा रूसी योजनाकारों ने सोचा था। यह टाइमलाइन बताती है कि यह शेल्टर क्यों है। जून 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब शुरू किया। एक बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला रूसी क्षेत्र के अंदर गहराई तक रणनीतिक बम वर्षक ठिकानों पर उन ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए किया गया जिन्हें महीनों तक छुपाकर वहां पहुंचाया गया था और रूस के अंदर से ही लॉन्च किया गया था। यूक्रेन ने कहा कि उसने बेलियाया समेत कई ठिकानों पर दर्जनों विमानों को निशाना बनाया, जो यूक्रेनी सीमा से 4000 किलोमीटर दूर है। तब से यूक्रेन के नियमित लंबी दूरी के हमले 600 किलोमीटर दूर एंगल्स तक पहुंच चुके हैं। स्पाइडर वेब से पहले रूसी वायु रक्षा ने माना था कि दूरी ही सुरक्षा है। अगर यूक्रेन हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच सकता तो वहां खड़े विमान सुरक्षित थे, कोई अतिरिक्त निवेश जरूरी नहीं था। लेकिन यूक्रेन ने साबित कर दिया कि वह रूस के दूर इलाकों तक पहुंच सकता है, चाहे ड्रोन उड़ाकर या गुप्त अभियानों में उन्हें पहुंचाकर। रूस ने प्रतिक्रिया में खुले रैंप वाले हवाई अड्डों पर कंक्रीट डालना शुरू किया और अब मजबूत शेल्टर को उस खतरे का समाधान मान रहा है जिसके सामने खुले में पार्किंग अब टिक नहीं सकती थी। कागज पर यह सुरक्षा तर्कसंगत थी,
अगर आप उस स्थान को मजबूत बनाते हैं तो आप अंदर की संपत्ति की रक्षा करते हैं और संरचना के जरिए कुछ हद तक जीवित रहने की संभावना वापस पा लेते हैं। समस्या यह है कि यूक्रेन के स्ट्राइक ड्रोन रूस के निर्माण कार्य पूरा करने से भी तेजी से अनुकूलित हो गए। हमलों से पता चलता है कि यूक्रेन की नई ड्रोन प्रणालियां विशेष रूप से उन शेल्टरों की सुरक्षा को कमजोर कर रही हैं जो उन्हें प्रदान करनी थी। एक ही बेस पर एक हफ्ते में 7 में से 6 शेल्टरों को नुकसान पहुंचना इसी दावे का सबूत है। रूस ने खुले एयरफील्ड पर खड़े विमानों की समस्या सुलझाई, लेकिन इससे नई समस्या भी उत्पन्न हो गई। वे महंगे, आसानी से दिखने वाले और स्थायी ढांचे हैं जिनका स्थान यूक्रेन को पता है और जिन्हें वह भीतर से उड़ा सकता है। ये समझने के लिए कि एयरफ्रेम्स की कीमत से ज्यादा ये क्यों जरूरी है, हमें जानना होगा हैंगर क्या है, क्योंकि अधिकतर रिपोर्टिंग सिर्फ नष्ट हुए जेट्स की गिनती तक सीमित रहती है और इससे असल में जिस चीज पर हमला हो रहा है उसकी अहमियत कम हो जाती है। एक फाइटर जेट अपने आप में कोई अकेला हथियार नहीं है, वो तो पूरे सपोर्ट सिस्टम का दिखने वाला सिरा है और यही सिस्टम तय करता है कि किसी भी दिन एक एयरफील्ड असल में कितनी लड़ाकू ताकत पैदा कर सकता है, जिसे सॉर्टी जनरेशन कहा जाता है। हैंगर वही जगह है जहां इस प्रक्रिया का सबसे मेहनत वाला हिस्सा होता है। इंजन की जांच होती है, एवियोनिक्स की टेस्टिंग और कैलिब्रेशन होती है, हथियारों को हार्ड पॉइंट्स पर लगाया जाता है। ये सब प्रशिक्षित मैकेनिक, स्पेयर पार्ट्स का भंडार, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, फ्यूल लाइन, डायग्नोस्टिक टेस्ट उपकरण और मेंटेनेंस कागजातों पर निर्भर है। और ये सब कुछ एक ही जगह पर होना चाहिए ताकि इसे असली विमान पर लागू किया जा सके और 2026 में एक ड्रोन वहां पहुंच सकता है। यूक्रेन को युद्ध में उस विमान के योगदान को कम करने के लिए $50 मिलियन का Su-30SM जमीन पर रखने की जरूरत नहीं है। उसे बस उस बेस पर सॉर्टी जनरेशन चक्र को धीमा और महंगा बनाना है। पिछले हफ्ते की तुलना में कम भरोसेमंद बनाओ और मेंटेनेंस पे व रिपेयर स्टॉल को नुकसान पहुंचाओ। ग्राउंड सपोर्ट गियर को नष्ट कर दो और एक पूरी तरह से उड़ने लायक विमान बेकार बैठा रहता है क्योंकि कोई भी उसे ठीक से हथियारबंद या ईंधन नहीं भर सकता। एयरफील्ड के आसपास के रडार या एयर डिफेंस कवरेज को नष्ट कर दो और अगला ड्रोन हमला पिछले हमले की तुलना में कम प्रतिरोध के साथ आ जाता है। मिशन पर तैनात न हो सकने वाला विमान रूस के लिए उतना ही बेकार है जितना कि अस्तित्व में ही न होने वाला विमान। इसी वजह से यूक्रेन बार बार क्रीमिया के उन्हीं कुछ एयरफील्ड्स पर हमला करता है बजाय इसके कि कहीं और एक साथ ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। यूक्रेन जानता है कि रूस के ज्यादातर ग्लाइड स्ट्राइक कहां से आ रहे हैं, इसलिए वह उन्हीं को निशाना बना रहा है ताकि किसी भी दिन रूस जितना हमला कर सकता है उसे कम किया जा सके। लेकिन इसके पीछे एक और व्यापक ऑपरेशनल तर्क है कि यूक्रेन एक साथ इतने अलग अलग प्रकार के ठिकानों पर क्यों हमला कर रहा है। इसे पैरेलल ऑपरेशंस कहा जाता है और यह सीधे अमेरिकी वायुसेना के सिद्धांत से आता है, जो वही तर्क था जिस पर इराक के खिलाफ गठबंधन की हवाई अभियान आधारित थे। इसका विचार सरल है। सीक्वेंशियल अभियान पहले एक लक्ष्य पर हमला करता है, इंतजार करता है, नुकसान का आकलन करता है और फिर अगले लक्ष्य की ओर बढ़ता है। लेकिन पैरेलल अभियान दुश्मन की प्रणाली के कई हिस्सों जैसे एयरफील्ड्स, फ्यूल डिपो, रडार साइट्स, एयर डिफेंस बैटरियां, रेल लोड्स, गोला बारूद भंडारण पर एक साथ हमला करता है। मेंटेनेंस सुविधाएं और कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब एक ही समय सीमा में या जितना संभव हो सके एक साथ उपलब्ध स्ट्राइक क्षमता के अनुसार किए जाते हैं। इसका उद्देश्य है जिसे प्रणालीगत झटका कहा जाता है। जब विरोधी को हर जगह समस्याएं मिलती हैं तो वह मरम्मत और रक्षा संसाधन एक जगह नहीं लगा सकता और अधूरी जानकारी पर फैसले लेने पड़ते हैं। संसाधन देश भर में अलग अलग दिशाओं में बंट जाते हैं। पूरा सिस्टम हर जगह और एक साथ धीमा और खराब तरीके से काम करने लगता है। यूक्रेन ड्रोन, मिसाइल और विशेष अभियानों के तहत की गई तोड़फोड़ के जरिए ये रूप अपना रहा है, पर अमेरिकी वायुसेना जैसी क्षमता नहीं है। फिर भी इसकी रणनीति समान है। साकी एक ही हफ्ते में 2 बार निशाना बना। फिर दूसरी स्ट्राइक वाली उसी रात वाडालुपे पर भी हमला होता है। इसी दौरान रूस की रिफाइनरियां भी कुछ ही हफ्तों के अंतराल में जल उठती है। रूस अपनी वायु रक्षा और मरम्मत प्रतिक्रिया को किसी एक समस्या पर केंद्रित नहीं कर सकता क्योंकि एक ही समय में बहुत सारी समस्याएं हैं जो एक ही सीमित इंजीनियरों, स्पेयर पार्ट्स और वायु रक्षा बैटरियों के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। जो पक्ष विरोधी को हमेशा प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है और खुद नियंत्रण में रहता है, वह समय के साथ थकावट की लड़ाई जीतता है, भले ही व्यक्तिगत मुकाबले में निर्णायक जीत न मिले। हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा क्योंकि एयरफील्ड पर हमले पूरी तस्वीर नहीं है। यूक्रेनी ड्रोन क्रीमिया में हैंगरों को लगातार तबाह कर रहे थे। एक और शांत अभियान रूस की अपने नुकसान की भरपाई करने की क्षमता कमजोर कर रहा है, जो लगभग पूरी तरह पश्चिमी निर्यात नियंत्रण और प्रतिबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं के जरिए चल रहा है और रूस के अपने रक्षा औद्योगिक हिसाब किताब से। पहले एयरफ्रेम के नुकसान के आंकड़े देखें।
इससे प्रतिस्थापन क्षमता का महत्व समझ आता है। ओपन सोर्स ट्रैकिंग प्रोजेक्ट ओरिक्स सिर्फ उन्हीं नुकसानों की गिनती करता है जिन्हें फोटोग्राफ या वीडियो से पुष्टि की जा सके। ने युद्ध की शुरुआत से लेकर जून 2026 तक कम से कम 43 SU-34 फाइटर बॉम्बर और कम से कम 21 SU-30 सीरीज के विमान खोए या क्षतिग्रस्त होने का दस्तावेजीकरण किया है। और क्योंकि ओरिक्स हर एक प्रविष्टि के लिए दृश्य पुष्टि की आवश्यकता रखता है, ये आंकड़े न्यूनतम है, अधिकतम नहीं। इसलिए असली कुल संख्या लगभग निश्चित रूप से इससे अधिक है। युद्ध से पहले के SU-34 बेड़े के मुकाबले, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 163 विमान थी, केवल पुष्टि किए गए नुकसान ही उस पूरे बेड़े का 1/4 हिस्सा है। ये तो उन विमानों से पहले की बात है जिन्हें क्षति, रखरखाव या चालक दल की कमी से सेवा से हटाया गया, जो दृश्य पुष्टि ट्रैकर में नहीं दिखते। जून 2026 तक रूस के सभी फिक्स्ड विंग प्रकारों में कुल पुष्टि किए गए विमान नुकसान लगभग 185 के आसपास थे। जब व्यापक गणना की जाती है, जिसमें सभी लड़ाकू विमान प्रकार शामिल होते हैं, तो यह संख्या कम से कम दोगुनी हो जाती है जब हेलीकॉप्टर और द्वितीयक नुकसान भी जोड़ दिए जाते हैं। असल में 2024 की शुरुआत में ही रैंड ने अनुमान लगाया था कि तेजी से घिसावट के कारण रूस की वायुसेना अपनी युद्ध पूर्व ताकत के लगभग 75% तक गिर चुकी थी। विमान अपनी सेवा अवधि के अंत के करीब हैं और नुकसान लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे माहौल में रूस की विमानन उद्योग को इन नुकसानों की भरपाई करनी है। यही मास्को की स्थिति सच में बिगड़ जाती है। आगे बढ़ने से पहले मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हाल की घटनाओं पर नजर रखते हैं और दीर्घकालिक व ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, जो युद्ध की स्थिति दोनों पक्षों के लिए दिखाते हैं। रूस की समस्याओं पर लौटते हैं। रूसी वायुसेना के सबसे अहम कार्यक्रम से शुरू करें। Su-57 फेलन एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, जिसका विकास लगभग 2 दशकों से चल रहा है और जिसे F-35 का सीधा जवाब होना था 2023 में। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने एरोस्पेस फोर्सेस को कथित तौर पर 11 Su-57 सौंपे और इसके CEO ने आगे चलकर उत्पादन दोगुना करने का सार्वजनिक वादा किया। इसके बजाय डिलीवरी बढ़ने के बजाय घट गई। 2024 में 22 के लक्ष्य के मुकाबले सबसे पुष्ट अनुमान सिर्फ 5 विमान डिलीवर होने का था और यूएसए ने पूरे 2025 में रूसी एरोस्पेस फोर्सेज को नए Su-57 की एक भी आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई डिलीवरी नहीं हुई। विश्लेषकों ने 2025 की वसंत में 2 विमानों टेल नंबर 25-26 की तस्वीरें देखी, लेकिन यह सिर्फ अनुमान था क्योंकि रोस्टेक ने कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जिस रक्षा ठेकेदार को अपनी उत्पादन क्षमता पर भरोसा होता है, वह संख्या, समय सीमा और बैच दिखाता है, जबकि रूस का Su-57 कार्यक्रम इसके विपरीत चुप है। जानकारी टुकड़ों में जारी कर बाकी जगह अटकलों के लिए छोड़ दी है। लेकिन इसके पीछे एक साधारण कारण हो सकता है। यूके थिंक टैंक रूसी ने नवंबर 2025 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था सुखोई उत्पादन में कमजोरियां, रूस के पंख काटना। इसमें सुझाव दिया गया कि रूस के प्रमुख असेंबली प्लांट्स कोमसोमोल्स्क ऑन अमूर, नोवोसिबिर्स्क और इर्कुत्स्क पहले ही सीधे प्रतिबंधों में हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि टाइटेनियम एयरफ्रेम कंपोनेंट्स, इंजन पार्ट्स और रडार सिस्टम बनाने वाले दूसरे तीसरे स्तर के कई आपूर्तिकर्ता अब तक प्रतिबंधों से बचे हैं, जिसे रूसी ने मौजूदा प्रतिबंध व्यवस्था में एक सक्रिय कमी के रूप में चिन्हित किया, न कि इस बात के प्रमाण के रूप में कि यह कमजोरी मौजूद नहीं है। लेकिन रूसी मैपिंग ने दिखाया कि मुख्य आपूर्तिकर्ता जैसे इंजन निर्माता यूईसी, यूएमपीओ और यूएफए शामिल हैं। टाइटेनियम आपूर्तिकर्ता वीएसएमपीओ, अविज्मा और रडार निर्माता रियाजान स्टेट इंस्ट्रूमेंट मेकिंग एंटरप्राइज सभी रूस के यूरोपीय हिस्से में हैं। यूक्रेन की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता अब इन तक पहुंच गई है। जो स्ट्राइक लॉजिक अभी क्रीमिया के हैंगरों पर लागू है, उसका दूसरा उससे भी अधिक अहम लक्ष्य समूह है, जो काफी हद तक अब भी प्रतिबंधों से बाहर है और उत्तर में भी उसकी पहुंच में है, लेकिन बाधाएं बढ़ती हैं। Su-57 को इसके लिए 30 इंजन के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये विमान कई सालों से पुराने AL-41 ट्रांजिशनल इंजन के साथ उड़ रहा है। नया इंजन स्थिर प्रदर्शन के लिए जूझता रहा, जिससे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर की ऑपरेशनल क्षमता, थर्मल सिग्नेचर और सेंसर प्रदर्शन, उसकी सुपर क्रूज करने की क्षमता, सब कुछ उस अंतिम इंजन कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। और निर्माता स्वाभाविक रूप से उस विमान के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध होने में हिचकिचाते हैं, जिसका मुख्य पावर प्लांट अभी तक अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। जब आप ऊपर बताए गए प्रतिबंधों के कारण आई कंपोनेंट्स की कमी को उस अधूरे इंजन ट्रांजिशन के साथ जोड़ते हैं, तो आपको वही पैटर्न मिलता है जो हम देख रहे हैं। ऐसे विमान हैं जो उड़ते हैं और प्रचार उड़ानों में आते हैं, लेकिन इन्हें स्थिर अनुमानित उत्पादन में नहीं डाला जा सकता, जिससे युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई हो सके। ओपन सोर्स अनुमान के अनुसार प्रति यूनिट Su-57 की कीमत कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कहीं 50 से $100 मिलियन के बीच है।
और युद्धकालीन अर्थव्यवस्था में Su-34 और Su-35 S आसानी से बनते हैं और लागत के हिसाब से युद्ध में ज्यादा मूल्य देते हैं। रूसी योजनाकार वही कर रहे हैं जो गणित कहता है। महंगे और प्रतिबंधों से जकड़े प्रतिष्ठा कार्यक्रम को हटाकर अब जल्दी तैयार होने वाले विमानों को प्राथमिकता दी जा रही है, भले ही वे साधारण विमान तेजी से खोए भी जा रहे हों। इन सबको ठीक करने के लिए पैसा जुटाना अब और मुश्किल हो रहा है। नवंबर 2025 में दुबई एयर शो में रोस्टेक के सीईओ सर्गेई केमिसोव ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि रूसी रक्षा निर्यात 2022 के स्तर की तुलना में लगभग आधा हो गया है। उन्होंने गिरावट का कारण युद्धकालीन उत्पादन बताया, जिसे विदेशी खरीदारों से रूसी सेना की ओर मोड़ दिया गया है। आक्रमण से पहले रूस लगभग 1.1 ट्रिलियन रूबल कमा रहा था। 14 अरब डॉलर सालाना हथियार निर्यात से आय होती थी। वह अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक था। जेम्सटाउन फाउंडेशन के विश्लेषण से असली गिरावट केमिसोव की बात से भी ज्यादा गहरी दिखती है। सिर्फ 2021 से 2024 के बीच निर्यात में 92% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि युद्धकालीन उत्पादन के पुनर्निर्देशन, प्रतिबंधों, महंगाई और विदेशी खरीदारों, जिनमें भारत जैसे पारंपरिक रूप से भरोसेमंद ग्राहक भी शामिल है, द्वारा सक्रिय रूप से अन्य आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख करने का मिला जुला असर है। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में रूस की वैश्विक हथियार निर्यात बाजार में कुल हिस्सेदारी 21% से घटकर 7% से कम रह गई है। ये उस देश के लिए अभूतपूर्व गिरावट है जो दशकों तक शीर्ष 3 हथियार निर्यातकों में था और वैश्विक दक्षिण में राजनयिक प्रभाव रखता था। विशेष रूप से इन हथियार संबंधों के जरिए अब ये सिर्फ निर्यात तक सीमित नहीं है, इसका असर मुख्य वित्तीय आंकड़ों में भी दिख रहा है। जुलाई 2026 में रोस्टेक ने खुलासा किया कि 2025 में उसकी शुद्ध लाभ 42% गिर गई, जबकि घरेलू युद्धकालीन ऑर्डरों में वृद्धि के कारण उसकी आय 25% बढ़ी। एक रिपोर्ट में चेसोमोव ने रूस के प्रधानमंत्री से कहा कि कंपनी के पास नई निवेश परियोजनाओं के लिए बहुत कम पूंजी बची है। यह कैसे संभव है? सीधे शब्दों में कहे तो सरकार की योजनाएं रोस्टेक पर इस तरह थोपी जा रही हैं कि उन्हें निर्यात के लिए बनाई गई योजनाओं की तुलना में काफी कम मुनाफे पर स्वीकार करना पड़ रहा है। घरेलू खरीद अनुबंधों में निर्यात अनुबंधों की तुलना में काफी कम मुनाफा मिलता है। ये बात बहुत कुछ कहती है कि जिस देश ने युद्ध शुरू किया, अब वही देश अच्छी गुणवत्ता वाले सैन्य उपकरणों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता, जो वास्तव में युद्ध को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं, और वह पुरानी तकनीक के सहारे क्षरण की रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों अभियानों को मिलाइए, नतीजा साफ दिखता है। यूक्रेन रूसी लड़ाकू विमानों, हैंगर के ईंधन और जमीनी सहायता अवसंरचना को कमजोर कर रहा है, जिससे बचे विमानों की उड़ानें मुश्किल हो गई हैं। ये सब समानांतर कार्रवाइयों के एक बड़े अभियान के तहत हो रहा है, जिसका मकसद हर जगह रूसी मरम्मत व रक्षा क्षमता को ओवरलोड करना है। साथ ही पश्चिमी प्रतिबंध और निर्यात में नुकसान रूस के युद्धकालीन संसाधनों का आवंटन उसके औद्योगिक आधार को जकड़ रहा है, जिससे नुकसानों की भरपाई मुश्किल हो रही है। दोनों दबाव एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। हर मजबूत शरण स्थल जिसे रूस कंक्रीट से बनाता है, हर आंशिक रूप से प्रतिबंधित आपूर्तिकर्ता जो अब भी टाइटेनियम और रडार के पुर्जे भेज रहा है, अगला लक्ष्य है। उन्हीं ड्रोन के लिए जिन्होंने साकी में 6 शरण स्थलों के दरवाजे उड़ा दिए। रूसी की पहले उल्लिखित रिपोर्ट की सिफारिश सबको जोड़ती है। पश्चिमी देशों को प्रतिबंधों का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के आपूर्तिकर्ताओं तक करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल वही ऐसी कमजोर कड़ी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। जब भारत जैसा खरीदार किसी अधिक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता की ओर मुड़ता है, तो रूस उतने ज्यादा निर्यात अनुबंध खोता है, उतनी ही उसकी आय घटती है, जिससे वह तेज उत्पादन को वित्त पोषित नहीं कर पाता, जिसके बारे में रूसी ने चेताया है कि वह पहले ही लड़खड़ा रहा है। यही जटिल प्रक्रिया क्रीमिया एयरफील्ड अभियान को उसकी हताहत संख्या से ज्यादा अहम बनाती है। यूक्रेन को रूस के मौजूदा विमान बेड़े के खिलाफ अकेले थकावट की लड़ाई नहीं जीतनी है। यूक्रेन को चाहिए कि रूसी नुकसान उस प्रतिस्थापन प्रक्रिया से तेज रहे, जिसे प्रतिबंधों के कारण कम हुई निर्यात आय और बटी हुई आपूर्ति श्रृंखला धीमा कर रही है। जो पहले से ही अपने दम पर टिके रहने के लिए जूझ रही है, उसमें किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रीमिया पर रूसी वायु शक्ति किसी तय समय सीमा में ढह जाएगी, और हमें ये भी सावधान रहना चाहिए कि हम इसकी वास्तविक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर न बताएं। रूस के पास अभी भी विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक आधारों में से एक है। वह एयर फ्रेम डिजाइन कर सकता है, टाइटेनियम संरचनाएं गढ़ सकता है और हथियार प्रणालियों का देश के भीतर एकीकरण कर सकता है।
इस युद्ध में अनुकूलन और नवाचार की क्षमता भी दिखाई है। इसमें ईंधन प्रणालियों और एवियोनिक्स परीक्षण हेतु नई सुविधाएं खोलना शामिल है। यहाँ तक कि साकी खुद को भी फिर से बनाया जा सकता है, फिर से सुसज्जित किया जा सकता है और फिर से सुरक्षित किया जा सकता है, अगर मॉस्को इसे उसी तरह प्राथमिकता देने का फैसला करता है जैसे उसने पहले अपने ठिकानों का पुनर्निर्माण किया है। और समानांतर अभियान अपने स्वभाव से तभी काम करते हैं जब उन्हें चलाने वाला पक्ष उस गति को बनाए रख सके। यूक्रेन का ड्रोन उत्पादन जो कि वास्तविक है और बढ़ रहा है, वह क्रीमिया के रूसी वायु रक्षा नेटवर्क से लड़ रहा है, जिसे इन उन्हीं हमलों के जवाब में और मजबूत भी किया जा रहा है और उसके मुताबिक ढाला भी जा रहा है। अगर रूसी जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यूक्रेन की टारगेटिंग सिस्टम से तेज बेहतर हो गए तो हमले की सटीकता कम हो सकती है। साकी हमलों और औद्योगिक आंकड़े हमें बताते हैं कि हालात किस दिशा में जा रहे हैं और वो दिशा 1 साल से भी अधिक समय से बेहद लगातार एक जैसी रही है। रूस लगातार बीते कल की कमजोरियों को दूर करता रहता है और यूक्रेन अगली कमजोरी खोज लेता है, चाहे वह ऐसा नया हमला ड्रोन हो जो कंक्रीट को भी पार कर जाए या फिर पश्चिमी प्रतिबंधों की सूची हो जो किसी खास सप्लायर तक नहीं पहुंची हो। कंक्रीट साकी में रूसी जेट विमानों को नहीं बचा पाई, बस सैटेलाइट तस्वीरों में यह समस्या थोड़ी ज्यादा साफ दिखी। Su-57 की समस्या सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं बल्कि असली चुनौती उसका हवा में प्रदर्शन है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें और हमेशा की तरह यह सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें ताकि वैश्विक भू राजनीति और युद्ध से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर रोजाना अपडेट आपको मिलती रहे।